नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे चैनल इट्स ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग में स्वागत है और मेरा नाम है मोहित। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिमिक्स फ्लोरिंग फॉर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पर्पस। दोस्तों, ये वीडियो मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी इसके ऊपर, बट दोस्तों ने कहा कि उसकी सर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने इसको दोबारा मॉडिफाई किया है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रिमिक्स फ्लोरिंग? Trimix flooring is the flooring which is prepared and made on the well compacted subbase. Trimix flooring is basically used for industrial flooring and logistic purpose, but it is also used in RCC roadwork having more than 200 mm thickness. For logistic and industrial purpose, smooth finishing is required. For roadwork, rough finishing is required. कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिमिक्स फ्लोरिंग होती है आपकी, ये आपकी वेल कंपैक्टेड सब बेस के ऊपर तैयार की जाती है और बेसिकली इसका यूज़ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। बट आज के टाइम में इसका यूज़ आरसीसी रोड वर्क में भी इसका यूज़ काफ़ी हो रहा है। फॉर लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए स्मूथ फिनिशिंग चाहिए होती है हमेशा, और रोड वर्क के लिए आपको रफ फिनिशिंग का इसमें रिक्वायर्ड होता है। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रिमिक्स फ्लोरिंग है फॉर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पर्पस के लिए। ये देखिए, ये ऐसी फिनिशिंग, स्मूथ फिनिशिंग है इसमें। ये देखिए, स्मूथ फिनिशिंग फॉर लॉजिस्टिक पर्पस। ये है दोस्तों रफ फिनिशिंग ऑन रोड वर्क डन बाय ट्रिमिक्स मेथड। दोस्तों, रोड वर्क के लिए हम रफ फिनिशिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि रोड वर्क में क्या होता है कि आपका व्हीकल मूवमेंट ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे हमने स्मूथ फिनिशिंग ले ली तो गाड़ी आपकी स्किड कर सकती है और एक्सीडेंट के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज पर नॉर्म्स की बात की जाए तो जब भी आपका जहाँ भी आपका रोड वर्क काम हो रहा है वहाँ पर फिनिशिंग आपको रफ सरफेस लेनी ही पड़ती है। ये देखिए, रफ फिनिशिंग फॉर व्हीकल मूवमेंट के लिए। अब दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई ट्रिमिक्स फ्लोरिंग इज़ रिक्वायर्ड। दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रिमिक्स फ्लोरिंग इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पर्पस के लिए इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक जैसे मान लो फैक्ट्रीज होगी, वेयर हाउसेज हो गए, वहाँ पे जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो उनका फ्लोर उनको चाहिए होता है कि इस तरह का चाहिए होता है कि जिसमें, क्योंकि बेसिकली जो इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसेज हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, वहाँ पे उनका जो मटेरियल उन्हें स्टॉक करना होता है, उनकी मशीनरी आती हैं, तो इस हिसाब से उनको अपना फ्लोर चाहिए होता है कि एक तो स्मूथ फिनिशिंग चाहिए होती है उसमें। दूसरी चीज़ उनके व्हीकल्स होते हैं, जैसे लिफ्टिंग मशीन हो गई, आपका क्रेन्स वगैरह हो गई, जिससे वो मटेरियल लोडिंग और लोडिंग करते हैं। तो इस हिसाब से उनका ऐसा फ्लोर चाहिए था कि तो उनका मटेरियल प्रॉपर स्टॉक हो जाए, स्मूथ फिनिश हो, काम करने में जो मैन पावर में कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिकली इसलिए इसका जो फ्लोर का जो फिनिशिंग है वो हम स्मूथ ली जाती है इसके अंदर। और इसमें जो कंक्रीट ग्रेड यूज़ होता है दोस्तों, M25 जनरल यूज़ होता है विथ 350 kg सीमेंट्स। और आप इससे ज़्यादा भी M30 का भी यूज़ कर सकते हैं, M35 का भी इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। वो आपके आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप कंक्रीट पोरिंग कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें कभी भी फ्लाई ऐश यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लाई ऐश अगर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं तो ट्रिमिक्स फ्लोरिंग के अंदर एक प्रोसेस में एक आपका पार्ट होता है डी वाटरिंग, वैक्यूम डी वाटरिंग। तो वैक्यूम डी वाटरिंग का काम क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा वाटर है कंक्रीट के अंदर उसको सक करता है। तो अगर आपने वहाँ पे फ्लाई ऐश उसमें डाला होगा तो वो आपके जो फ्लाई से सारे को सोख लेगा और आपके कंक्रीट के ऊपर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ देखने वाली बात ये होती है कि कभी भी इसके अंदर फ्लाई ऐश यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये दो तरह से होती है फ्लोरिंग आपकी, एक होती है विद स्टील और एक होती है विदाउट स्टील। दोस्तों, विद स्टील की जो थिकनेस होती है वो हम 150 से 200 mm के बीच में होती है, और जो इसमें बार यूज़ किया जाता है वो आपका होता है 8 mm का, बोथ साइड 200 mm की थिकनेस पे, 200 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। और पर आज के टाइम में एक टेक्निक और आ रही है
जिसे हम बोला जाता है फाइबर मैश। फाइबर मैश दोस्तों इसका बेसिकली काम जैसे हमारा स्टील का काम होता है ऐसे ये काम करती है। ये क्या होता है कि इनके ये आपके 15 या 20 केजीज के बैग्स में आपका ये इसके बैग्स आते हैं, एक बैग आता है इसका। तो जब भी आपका जहाँ पे कंक्रीट बैचिंग चल रही है वहाँ पे ही इसको तैयार किया जाता है। जैसे आपकी कंक्रीट तैयार होती है तो उसके अंदर इसको मिक्स किया जाता है। जैसे आपका 1 M³ है तो लगभग 1 M³ में आपका वन बैग्स 1 kg या 2 kg समथिंग इसमें डाला जाता है, 5 kg समथिंग। तो वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डलवाना है, तो उस हिसाब से ये चीज़ डलती है। एक नई टेक्निक है, इससे ये होता है कि आपको स्टील बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। खाली आप इसको कंक्रीट जहाँ पे आपकी कंक्रीट बैचिंग चल रही है, कंक्रीट मिक्स हो रही है, उसके अंदर इसको मिक्स किया जाता है और साइड पे आगे इसको प्लेस कर दिया जाता है। और नंबर 2 पे आता है सर आपका विदाउट स्टील। ये एज इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये विदाउट स्टील होती है आपकी। बट इसमें जो आपकी थिकनेस होती है एज़ कम्पेयर टू विद स्टील वो कम होती है। मतलब इसमें आपकी थिकनेस 75 to 100 mm के बीच में होती है। तो दोस्तों इसका प्रोसीजर समझते हैं। प्रोसीजर में दोस्तों नंबर चीज़ पे लिखा सब बेस प्रिपरेशन मीन्स जब भी आप फ्लोर तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आपका सब बेस प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 प्रोसीजर में आपको सबसे पहले आपका यही आएगा। अगर आपका सब बेस प्रॉपर तैयार नहीं है तो आप उसके ऊपर फ्लोरिंग कर नहीं सकते। अगर आपने फ्लोरिंग कर दी तो वो कुछ दिन ही चलेगी, उसके बाद उसमें अनसेटलमेंट हो जाएगी और आपके फ्लोर में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो इस चीज़ की सबसे पहले आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो सब बेस है वो प्रॉपरली कंपैक्टेड है विद वाइब्रो रोलर और फुल्ली कंपैक्टेड है, कि उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस है वो आगे चालू होता है। नंबर 2 पे दोस्तों आपका आता है शटरिंग। जब आपका प्रॉपर बेस तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर आपका क्या है कि शटरिंग। अब मान लो आपको 200 mm का ये यूज़ करना है या 100 mm का, जो आपकी फ्लोरिंग है 150 की जो फ्लोरिंग है, थिकनेस की फ्लोरिंग है, तो उसके लिए हम शटरिंग के लिए क्या करते हैं कि सी चैनल का यूज़ करते हैं डिज़ायर डेप्थ के। जैसे मान लो आपको 200 mm चाहिए तो 200 mm का सी चैनल यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ है शटरिंग के लिए हम इसमें सी चैनल का यूज़ करते हैं। और इसमें दोस्तों डावल्स बार का भी मेन इम्पोर्टेंट काम होता है। डावल्स बार में क्या होता है कि जैसे आपके 3 पैनल्स हैं और आपने 2 पैनल कास्ट कर दिए तो जो बीच का पैनल बचता है बीच, जैसे मान लो 3 पैनल है, 3 में डिवाइड कर दिया 1 2 3, 1 और 3 आपने कास्ट कर दिया, जो बीच का पैनल है 2, उसको प्रॉपर ग्रिपिंग देने के लिए तो चैनल्स के अंदर ही आप क्या करते हैं कि होल्स किए जाते हैं 400 की स्पेसिंग पे। जो क्या काम करता है कि जैसे मान लो आपने एक पैनल कास्ट किया तो दूसरे पैनल को वो ग्रिपिंग काम करता है। नंबर 3 पे आता है आपका स्टील बाइंडिंग। स्टील बाइंडिंग करने से पहले एक चीज़ दोस्तों डाली जाती है, जो आपका पैनल है वो होती है एलडीपी शीट। एलडीपी शीट का काम क्या होता है कि जो आपका नीचे से जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो जिससे सीपेज होने के चांसेस रहते हैं, उसे कम करने के लिए हम जो आपका जो सब बेस है उसके ऊपर एलडीपी शीट डाली जाती है। तो उसके बाद ही आपका स्टील बाइंडिंग होता है। मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाता हूँ। नंबर 4 लेवलिंग। आपकी शीट डल गई, एलडीपी शीट डल गई, शटरिंग हो गई, उसके बाद आपका आता है लेवलिंग। दोस्तों सबसे मेन इसमें लेवलिंग होता है। कंक्रीट डलने से पहले और कंक्रीट डलने के टाइम पे, दोनों टाइम पे आपको लेवलिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लेवलिंग चेक नहीं करी, प्रॉपर लेवल चेक नहीं किया, तो आपके कंक्रीट में प्रॉपर स्लोप नहीं मिल पाएगा और उसमें अंडुलेशन रहेगी और बाद में दिक्कत ही आनी है। लेवलिंग मेन इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पे फिर आपका कंक्रीट पोरिंग आता है। कंक्रीट पोरिंग के टाइम पे आपका लेवलिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपकी कंक्रीट डल जाती है उसके बाद आपका प्रोसेस चालू होता है वैक्यूम डिवाटरिंग का। मैंने आपको पहले बताया था कि वैक्यूम डिवाटरिंग का काम ये होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा पानी होता है कंक्रीट में उसको वो सक करके बाहर निकाल देता है, ड्रेन आउट कर देता है उस पानी को। तो उससे क्या होता है कि आपका तो जो कंक्रीट का जो टॉप का सरफेस है थोड़ा हल्का टाइट हो जाता है, मतलब इसे कहते हैं ना हार्ड हो जाता है। तो उसके बाद आपका दोस्तों यूज़ होता है हार्डनर। हार्डनर भी एक मेन चीज़ है इसके अंदर। हार्डनर दोस्तों हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो आपका जैसे अब मान लो कंक्रीट आपने पोरिंग कर दी तो हार्डनर डालने से क्या होता है कि हल्का सा जो आपका टॉप सरफेस है जो कंक्रीट की वो थोड़ी सेट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो हार्डनर से क्या होता है कि आपकी जो मैन पावर है उस पर ईजिली काम कर सकती है और
फिनिशिंग का जो आगे प्रोसेस है वो चालू हो जाता है हमारा। और हार्डनर का जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों वो ये होता है कि लगभग हम 4 से 5 kg पर स्क्वायर मीटर में इसको यूज़ करते हैं। हार्डनर के 3-4 ब्रांड है, जैसे आपका BASF का हो गया, सीका हो गया, ये आपका फोसरोक का हो गया। ये मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है दोस्तों। हार्डनर डालने के बाद आपका काम आता है फिनिशिंग का। फिनिशिंग में आप क्या करते हैं कि ट्रोलिंग प्रोसेस और फ्लोटिंग प्रोसेस चालू होता है। किसके द्वारा? ट्रोलिंग मशीन और फ्लोटिंग मशीन के द्वारा। ये आपका देखा जाए तो एक तरह से एंड प्रोसेस होता है, फिनिशिंग प्रोसेस जिसे बोलते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है फिनिशिंग करते हुए, मतलब एक हार्डली 5 से 10 हॉर्स, मतलब कहने का मतलब 5 से 10 घंटे का टाइम लगभग इसमें लगता है फिनिशिंग करते हुए। दोस्तों एक जनरल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो बताना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि मान लो जैसे कंक्रीट पोरिंग प्लानिंग हमें कैसे करनी है। जैसे आपके सामने की फिगर है, मान लो ये आपका पूरा कंक्रीट का एक फिगर, जिसे कहते हैं कि पैनल है, इसे आपको कास्ट करना है। तो आप उसको एक बार में कास्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार में आप मान लो आपका 50 मीटर बाय 50 मीटर का कोई पैनल है, आप उसको एक बार में कास्ट नहीं कर सकते ना। क्योंकि अगर आपने उसको कास्ट कर दिया तो वो क्रैक्स डेवलप करेगा, क्योंकि ना तो उसमें कंट्रोल जॉइंट है ना उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। तो इसके लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसकी प्लानिंग कैसे होगी दोस्तों? जैसे 1, 2, 3 है, तो 1 और 3 नंबर वाला जो पैनल है वो हम उसको एक दिन में सेम डेज में कास्ट कर सकते हैं। बट जो 2 नंबर है उसको हम 1 या 2 दिन छोड़ के, जब 1 और 3 नंबर की शटरिंग खुल जाएगी उसके बाद ही कास्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारी कंक्रीट पोरिंग की प्लानिंग होती है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा बताया है। ये दोस्तों ये है, देखो आपका ये आपकी शटरिंग वर्क है। जैसे मान लो आपका ये रोड वर्क का जो पैनल है, ये हमारा C चैनल है, और ये इसके ऊपर स्टील बाइंडिंग हुई हुई है। और ये देखो दोस्तों, ये आपका जो है ये आपका है डावल्स बार, ये ग्रिपिंग काम कर रहे हैं इसमें। और ये आपका स्टील बाइंडिंग है, नीचे ये आपकी स्टील के नीचे आपकी LDP शीट डली हुई है। ये इस तरह से हम इसकी शटरिंग करते हैं, और स्टील बाइंडिंग हो रहा है इसमें। ये दोस्तों कंक्रीट पोरिंग चल रही है, और ये वाइब्रेटर चल रहा है उसमें अंदर, और ये फंटी से इसकी फिनिशिंग दे रहा है। फंटी भी आज के टाइम में यूज़ हो रही है, बट अब नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। जैसे अभी एक लेज़र स्किड मशीन है, वो भी फंटी का काम करती है एक तरह से देखा जाए तो। वो एज ए बहुत मॉडिफाई चीज़ है आपकी, तो वो आगे मैं आपको उसके पिक्चर में दिखाऊंगा। दोस्तों ये ट्रोलिंग मशीन है आपकी, ट्रोलिंग और फ्लोटिंग मशीन फॉर फिनिशिंग वर्क के लिए। ये है दोस्तों, ये आपकी लेज़र स्किड मशीन है। ये आपका प्रॉपर लेवलिंग के लिए यूज़ की जाती है फ्लोरिंग में। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रोलिंग एंड फ्लोटिंग मशीन है, और ये फिनिशिंग चल रही है इसकी। दोस्तों ये ट्रोलिंग मशीन का ही मॉडिफिकेशन पार्ट है, जिसे हम बोला जाता है राइड ऑन ट्रोल मशीन। जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें थोड़ा ये हो जाता है कि इसमें जो मैन पावर है वो आराम से उसके ऊपर बैठ के, मशीन के ऊपर बैठ के वो फिनिशिंग देता है। तो ये ट्रोल मशीन का ही मॉडिफाई पार्ट है, राइड ऑन ट्रोल। दोस्तों फिनिशिंग के बाद आपका मेन काम रह जाता है क्योरिंग। क्योरिंग दोस्तों आपने पढ़ा भी है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योरिंग हर आपके स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपने पूरा फिनिशिंग भी किया है, कंक्रीट आपने अच्छी की है, क्वालिटी आपकी सही है, बट मेन आपका आ जाता है क्योरिंग। हर स्ट्रक्चर के लिए, चाहे फ्लोरिंग हो चाहे स्लैब हो, कुछ भी हो, अगर आपकी क्योरिंग प्रॉपर नहीं है तो स्ट्रक्चर कभी भी अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि क्योरिंग प्रॉपर हो हर स्ट्रक्चर की, चाहे वो स्लैब हो चाहे फ्लोरिंग हो चाहे कुछ भी हो, कॉलम हो बीम हो या कुछ भी हो, तो आपका क्योरिंग बहुत मस्ट है। बेसिकली जो इसमें क्योरिंग की जाती है वो मिनिमम 28 डेज़ की जाती है। तो ये चीज़ है, थोड़ा दोस्तों इसका ध्यान रखना। दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही था, और
मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना